अंशुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया आज के सेशन के Thank you so much. Thank you so much. Thanks to you that you have invited me. लिए। जी मैम। एंड काफी लोगों का मैसेज आया, काफी लोग निराश हुए कि पिछले हफ्ते आपका सेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से पूछ रहे थे PGIBMS के बारे में। तो जी बेस बाकी मैं थोड़ा सा मैम जो है वो करंटली एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं। शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर देयर एंड साथ ही साथ में मैम ने अपना एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लियर किया है PGIBAMS से, दैट इज इन रायपुर छत्तीसगढ़। एंड साथ ही साथ में मैम ने हमें समय दिया है ताकि आज हमारे सारे सवालों को और जो बेसिक क्वेरीज है हमारे PGIBMS के अराउंड, तो उस चीज को भी हम थोड़ा सा टैकल कर पाए। इसी चीज के साथ मैम ऑफिशियली मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच अमित जी। जी मैम। प्लस मैम मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ में जुड़े हैं थोड़ा आपके बारे में जान पाए, तो अगर आप प्लीज थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को। Okay, so I am Anshuma Dubey and I am 29 years old and I have done my master's in psychology from National PG College, Lucknow. It is an autonomous college affiliated with Lucknow University. And then after pursuing my master's, I went to PGIBMS Raipur for my this MPhil training basically. So for 2 years I was there, and for entire 2 years I was only there, not anywhere else. तो ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमने वहां से एमफिल किया और उसके बाद जैसे ही मैं लखनऊ में वापस आई, आई हैव आफ्टर माय रिजल्ट्स आई सडनली जॉइंड एमिटी लखनऊ as an assistant professor of clinical psychology in the Department of Clinical Psychology, Amity, Lucknow. So that's it, and I'm working there since 4 years. जी मैम, अरे वाह। जी मैम। साथ ही साथ में मैम थोड़ा सा आप हमें इस चीज के बारे में बता पाएंगी कि जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम है PGIBMS पे, तो उसका बेसिकली विजन क्या है पूरे प्रोग्राम का? हेलो जी मैम, आवाज आ रही है आपको मैम? हाँ, वो लास्ट का पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया। विजन? जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि जो पूरा का पूरा एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम है PGIBMS का, तो उस पूरे प्रोग्राम का विजन क्या है? See, PGIBMS is a private institute. Okay, so you can say it is a private institute, but it is working as an government institute. मतलब उसका जो कोर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ही जैसा है। अगर आप वहाँ की फीस स्ट्रक्चर और स्टाइपेंड वाली चीज को साइड में कर दें, सो इट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। आप जितना अप्लाइड बेस्ड एमफिल वहां पर है, उतना मैंने मोस्टली ज्यादातर कहीं पे नहीं देखा है। सो वहाँ थ्योरी पे फोकस ना करके दे यूज टू फोकस अपॉन अप्लाइड बेस ऑफ साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। So that's the core of that. बिल्कुल मैम। एंड मैम साथ ही साथ में जो पूरा का पूरा उनका एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम था, वो किस हिसाब से, उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से बटा हुआ था 2 साल में? यानी कि थोड़ा सा सिलेबस और उस चीज के रिगार्ड में। टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस यू आर आस्किंग, राइट? So what happens is जब आप वहां पे पहुंचते हो आफ्टर एडमिशन, सो आपको RCI का सिलेबस जो कि ऑल ओवर इंडिया फॉलो होता है, वही सेम वहां पे भी फॉलो होता है। आपको वो सिलेबस दे दिया जाता है एंड आफ्टर जस्ट ज्वाइनिंग योर फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन के बाद से ही, सेकेंड डे से ही आपको राइगरस ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है। जी मैम। साथ ही साथ आपके थ्योरी के क्लासेस भी चलते हैं। सो ये पूरा 2 साल दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं।
एंड जो एमफिल का सिलेबस है, जैसे फर्स्ट ईयर में 3 थ्योरी पेपर्स एंड 2 प्रैक्टिकल्स, एंड सेकेंड ईयर में डिसर्टेशन, प्रैक्टिकल्स एंड 3 थ्योरी पेपर्स. सो सेम सारा सेटअप सेम कुछ वैसे ही है. बस अंतर वहां पे मैंने, क्योंकि आई एम टीचिंग ऑल्सो एट एमिटी यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है क्योंकि मुझे अभी दोनों इंस्टीट्यूट्स का एकदम स्ट्रक्चर पता है, इसलिए आई एम जस्ट कंपेयरिंग. तो होता क्या है कि वहां पे आपको डे 1 से ट्रेनिंग में विद योर सीनियर्स दे दिया जाता है. सो यू कैन गो सिट विद योर सीनियर्स. आपको ऐसे डायरेक्ट ऐसे कम्युनिकेशन करने को नहीं मिलेगा, बट यू कैन ऑब्जर्व द केसेस along with your seniors. So that is more helpful there. मतलब आप सीनियर्स के साथ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो एंड साइमल्टेनियसली विद इन 15 days जब आपको साइंस एंड सिम्टम्स, साइकोपैथोलॉजी पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा, आईसीडी पूरी रटने को दे दी जाएगी, देन यू विल स्टार्ट टेकिंग केसेस एंड ऑल बाय योर ओन. सो दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर देयर. बिल्कुल. और मैम जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन है वो शुरुआती दिनों से ही रहता है? Exactly. As I told you, from the day 1, जैसे ही मैंने रायपुर में एंटर किया, मैंने हॉस्टल से बस पकड़ी वहां के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, एंड डे 1 मुझे बोला गया एप्रन पहन के आओ और तुरंत केस देखने चलो. तो दैट वाज सो एक्साइटिंग. और ये बहुत अच्छी चीज है वहां पर कि आपको ऐसे वेट नहीं करना पड़ता है, और वो उससे क्या होता है, आपका एक्साइटमेंट लेवल मेंटेन रहता है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है वहां पर. जी मैम. और साथ ही साथ में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा आपका? Okay. So Raipur is a very beautiful city. वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, स्पेशली दाबेली इज वेरी गुड. अगर मैं अकेडमी की बात ना करूँ, ठीक है. So हमारा जो वहाँ पे कैंपस है, मींस कैंपस इज डिवाइडेड इनटू 2 places. So one place is hostel and IPD setup, that is inpatient department. So that is in the interior of Raipur, that is Managaon. We used to call it Managaon. That is 20 kilometers far from the city. So हम वहाँ पे रहते हैं एकदम इंटीरियर में, आसपास कोई भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है. So you have to travel 2 kilometers by foot to just take 10 rupees Maggi. तो ऐसा रहता था वहाँ पे. तो वो सेटअप पूरा ग्रीनरी से मतलब ग्रीनरी से घेरा हुआ है. there are lots of patients. बहुत अच्छा एक्सपोजर है वहाँ पे पेशेंट्स का, हर वेराइटी के पेशेंट्स यू विल गेट. एंड द ओपीडी सेटअप एंड द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इज इन द सिटी, which is in the middle of the city. So there we used to travel for 1 hour. मतलब मॉर्निंग में 1 hour ट्रैवल करके we used to go. They used to provide their own bus, lodging facility उन्हें दी हुई है. So we used to travel there. सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा ओपीडी एंड डिपार्टमेंट के जितने भी एक्टिविटीज, जो प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, क्लासेस एंड ऑल होते थे, वो सारा कुछ वहां पे होता था. And then we used to come back in this campus, the hostel and the IPD department. So there we used to live and we used to take bedside rounds and cases there also. तो वो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 24 घंटे we used to involve with the patient. So that is the beauty of that place. बिल्कुल मैम. एंड प्लस ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. मैंने भी बहुत ये सुना है कि रायपुर एक बहुत ही सुंदर शहर है, और PGI-BMS के बारे में भी काफी सुना है कि काफी अच्छा और काफी रिग्रेस प्रोग्राम उनका होता है. साथ ही साथ में मैम मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है PGI-BMS का? ओके. सो एडमिशन प्रोसेस के लिए वो लोग 3-4 महीने पहले से अपने फॉर्म्स निकाल देते हैं, जैसे अभी भी निकले हुए हैं वहाँ के फॉर्म्स. तो वो उनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है. यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, यू हैव टू सबमिट द फीस.
वो डीडी एंड जो भी उनका प्रोसीजर है उससे वो आपने सबमिट करी, उसके बाद आपने एंट्रेंस के लिए वहां पे जाना होता है फिजिकली। देन आपका सेम डे, एक ही दिन पे पूरा एंट्रेंस, सारे ही जितने भी लोग हैं उनका हो जाता है, सबका जितने भी लोग आए हैं एंट्रेंस देने के लिए। दे हैव अ वेरी ह्यूज हॉल, तो वहां पे सब एक साथ बैठ करके एंट्रेंस देते हैं। देन उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है। उस मेरिट लिस्ट में से जितने लोग सिलेक्टेड होते हैं आफ्टर रिटन, उनको इंटरव्यू के लिए लाइन अप करा जाता है। सो 1 या 2 दिन में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, एंड देन थर्ड डे दे यूज्ड टू डिक्लेयर फाइनल लिस्ट एंड द वेटिंग लिस्ट। सो वेटिंग लिस्ट भी वो निकालते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने एंट्रेंस तो दे दिया बट शायद किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो वेटिंग लिस्ट से वो वहां से चले जाते हैं। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ प्रोसीजर है वहां का। सो आई गेस इट इज सेम प्रोसीजर इन ऑल ओवर इंडिया, बस एमिटी की थोड़ी सी प्रोसीजर डिफरेंस है, दैट अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया दिस प्रोसीजर इज सेम। बिल्कुल मैम। और मैम एंट्रेंस का सिलेबस किस तरीके का है? प्लस उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आप कह रही हैं कि अभी के करीब फॉर्म निकले हुए हैं, तो यूजुअली उनके फॉर्म जो है वो अगस्त के आसपास निकलते हैं। जी, अभी आई गेस पैंडेमिक की वजह से उनका 1 महीने कम मतलब बढ़ गया है। आई गेस सितंबर से वो लोग कमेंसमेंट कर रहे हैं, तो शायद नहीं, अक्टूबर से कमेंसमेंट कर रहे हैं। मैंने जो कमेंसमेंट मेरा था वो अगस्त से था, मतलब 1 अगस्त से हमारा कमेंसमेंट हो जाता है। सो आई गेस फॉर्म का निकल जाता है अप्रैल मई से आई गेस फॉर्म निकल जाता है, बिकॉज इट्स 4-5 years। तो अभी मुझे उतना याद नहीं है कि मैंने भरा था, बट कमेंसमेंट 1 अगस्त था, दैट आई नो। तो अभी उनके फॉर्म आए हो। बिल्कुल। और मैम एक थोड़ी सी चीज क्लियर करनी थी, काफी जैसे अभी इबास का पहले अगस्त में एग्जाम होना था जो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, और अभी करंटली जो एग्जाम होना है उसके लिए गाइडलाइन में उन्होंने ये चीज कही है कि अगर अभी तक किसी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है मास्टर्स का, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से सभी कुछ डिले चल रहा है, और साथ ही साथ में जिनका डिग्री उनको नहीं मिली है, तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस बार के लिए। तो यूजुअली इस तरीके का PGI-BMS का भी पहले, या आपका कुछ इस तरीके का अंदाजा हो आपको? जी बिल्कुल। दे एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे यूज्ड टू आस्क योर ऑल द डिग्री मार्कशीट्स एंड डिग्री। सो आपकी PG की डिग्री दे यूज्ड टू आस्क, मतलब बिना PG की डिग्री के इवन इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल नॉट बी एबल टू एडमिट इन दिस कोर्स। सो दे आस्क फॉर द डिग्री। तो बिना डिग्री के आई गेस एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। तो आई गेस जिन्होंने अभी इस साल एग्जाम दे दिया है, दे शुड वेट फॉर देयर डिग्रीज एंड ऑल। अगर उनके एजुकेशन तो जहाँ से वो एजुकेशन गेन कर रहे हैं वहां पे अगर रिजल्ट आ जाता है और डिग्री वगैरह का प्रोसेस बहुत अच्छा है, तब तो वो तुरंत अप्लाई करते हैं। अदर आई विल सजेस्ट वेट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस डिग्री के पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। जी मैम। और मैम साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका अगर थोड़ा सा सिलेबस और बाकी चीजों के लिए आप इंसाइट्स दे पाए। जी श्योर। सो बेसिकली जो रिटन के क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर मोर फोकस्ड अपॉन, जैसे नेट का सिलेबस होता है वैसे ही है। जी मैम। और खास तौर से वो अप्लाइड बेस के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स के बहुत क्वेश्चंस होंगे। उसके मतलब जैसे जिस तरह से नेट के क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस यू विल गेट जनरल साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस, कहीं कहीं पे रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ नेट एंड PG का जो भी आप पढ़ के आए हो। सो दोनों का मिक्सचर 100 क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। जी मैम। एंड जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हो तो दे यूज्ड टू आस्क वेरी मच प्रैक्टिकल बेस्ड, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस, एंड दे यूज्ड टू गिव समटाइम्स दे यूज्ड टू गिव सिचुएशंस आल्सो
कि सपोज आपको ये पेशेंट मिला है, आप उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे या आप उसका असेसमेंट कैसे करोगे। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। खासतौर से आपका ओरिएंटेशन चेक करना चाहते हैं कि वेदर यू आर वेरी मच इनटू दिस कोर्स और नॉट, आप चाहते भी हो दिल से करना कि बस आप सुपरफिशियली आप। So that is the core of their interview. बिल्कुल मैम। और मैम साथ में जो बच्चे अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक सवाल तो ये छोटा सा कि मतलब सिलेबस तो मतलब उन्हें जेनेरिक लेवल पे पता चल गया है कि थोड़ा सा आपका जो मास्टर्स के अंदर कराया गया है प्लस नेट में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ऐसे में प्रिपरेशन के लिए किस तरीके की बुक्स, किस तरीके का मटेरियल वो लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप उस तरीके की जानकारी दे पाए थोड़ा। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि जो नेट की बुक्स होती हैं, जो हम नेट के प्रिपरेशन के लिए बुक्स यूज करते हैं, उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है। मतलब जनरल साइकोलॉजी का सब कुछ कवर होता है। साथ ही साथ दे कैन रीड आईसीडी एंड डीएसएम, आईसीडी 10 एंड डीएसएम थॉरली। साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो रीड सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री, दैट इज दी ऑफ दी साइकेट्री। तो साइकेट्री से भी बहुत क्वेश्चंस उसमें आते हैं एंड पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसे जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में क्या क्या आते हैं डिसऑर्डर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जब तक आपको साइकेट्री का बेस प्रिपेयर नहीं है, साथ ही साथ साइकोपैथोलॉजी का बेस प्रिपेयर होना चाहिए। तो बेसिकली क्लिनिकल पे ज्यादा फोकस करें, जनरल पे भी करें बट क्लिनिकल के साथ साथ, क्योंकि क्लिनिकल का ही ज्यादातर चीजें आपके इंटरव्यू में पूछा जाए। बिल्कुल मैम। और मैम कोई किताब के लिए तो आपने जैसे साइनॉप्सिस ऑफ साइकाइट्री का बता दिया है, तो इसके अलावा भी कुछ और कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे रिसर्च के लिए, या फिर नेट जीआरएफ वाला ही काफी है? नेट जीआरएफ वाली जितनी बुक्स हैं, जो भी है ट्रूमैन वगैरह की जितनी बुक लोग पढ़ते हैं, अब आजकल अभी इतने से मेरे को नहीं पता है कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, बट मैंने उस टाइम पे जो भी मेरे को सॉल्व पेपर्स जो मिल जाते हैं नेट पे हमें नेट एग्जाम के, तो वो मैंने बहुत उस पे फोकस किया था। साथ ही साथ आईसीडी 10 और डीएसएम 5 को एकदम भगवत गीता बना के रट। तो दैट इज द कोर ऑफ बेसिकली एमफिल ऑल्सो। एंड आप किसी भी आगे अगर क्लिनिकल के कंपटीशन में आकर आप बैठ रहे हो तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। जी। और मैम एक छोटा सा सवाल ये है ऋषभ की तरफ से कि जो नीरज आहूजा की किताब आती है शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री, तो क्या वो किताब भी रेफर कर सकते हैं बच्चे, या उस जैसी और किताबें? तो नीरज आहूजा जो है वो बहुत ही जिसको कहते हैं छोटा वर्जन है सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री या ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री का, ठीक है, या सीटीपी का। तो ये मास्टर्स लेवल तक पढ़ना इज ओके, बट एमफिल की प्रिपरेशन के लिए या एमफिल करने के लिए दैट इज अ वेरी बेसिक बुक। तो आई वुड सजेस्ट कि नीरज आहूजा को ठीक है समझने के लिए, बिकॉज देयर लैंग्वेज इज टू इजी, तो उसको समझने के लिए दे कैन यूज। बट कोर जो है ओटीपी, सीटीपी एंड सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री, ये 3 किताबों से साइकेट्री को पढ़े। नीरज आहूजा इज ओके टिल मास्टर्स। जब अगर आप हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग साइडी की प्रिपरेशन करते हैं, तो नीरज आहूजा इज नॉट अ वेरी मच गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर, बिकॉज नीरज आहूजा ने बेसिकली आई विल टेल यू उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे ऑथर्स से पेपर्स, मतलब ऐसे रिसर्च पेपर टाइप्स के ऐसे आर्टिकल्स लिखवा करके हर चैप्टर को प्रिपेयर किया, कंपाइल कर दिया। तो आई सजेस्ट कि ये 3 बुक्स पे ज्यादा फोकस करें, ओटीपी, सीटीपी एंड सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री। जी मैम। और ये ओटीटी आप क्या बता रही हैं, एक बार अगर फुल फॉर्म आप क्लियर कर दें? ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री। जी जी जी। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक साइकेट्री, सीटीपी। जी 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 जी। और अगर बुक रिकमेंडेशन से या फिर एंट्रेंस से रिलेटेड आपके कुछ और सवाल हैं, तो आप लोग एक बार सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मैम मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि जब आपने एग्जाम क्लियर करा था, ऑल्दो काफी
टाइम हो गया है और बहुत पीछे जाके सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा आप अगर इंसाइट्स दे पाए कि आपका किस तरीके का प्रिपरेशन स्टाइल था, बेसिकली दिन आप किस तरीके से बांटा हुआ था किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, और किस तरीके का किताबें और कंटेंट पे उस टाइम पे आपने फोकस किया था, तो प्लीज अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टाइल पे थोड़ा यस श्योर। सो व्हाट हैपेंस इज, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मेरे लास्ट सेमेस्टर में मुझे रिनपास रांची ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था फॉर 2 months जी। सो वहां जब मैं पहुंची तब तक मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरे लिए सिर्फ एक पेपर था, सिर्फ एक जिसको कह सकते हैं कि सेमेस्टर में एक पेपर है, उसको मुझे पढ़ना है एंड उसको क्लियर करना है, दैट्स इट। बट जब मैं वहां पहुंची तो मुझे रियल बेस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री पता चला, और वहां से मुझे इंसाइट आई कि मुझे एमफिल करना है। तो वहां से मैंने बहुत सारी बुक एंड बहुत सारा मटेरियल गैदर किया, बहुत सारे टेस्ट मटेरियल गैदर किए। तो मैंने क्या किया, मैंने फिश साइकोपैथोलॉजी, फिश FISH फिश साइकोपैथोलॉजी उठाई, मैंने ICD-10 उठाई, और मैंने DSM उठाई, DSM-4 उस टाइम पे थी। तो मैंने ये सारी बुक उठाई। साथ ही साथ मैंने जनरल साइकोलॉजी के लिए नेट JRF के, जैसे मैंने बोला है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व पेपर्स होते हैं उनको उठा लिया, और मैं डेली बैठ करके एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करती थी। साइकोलॉजी के 2 पेपर हुआ करते थे, तो मैं दोनों को एक दिन में बैठ करके डेली सॉल्व करती थी, और ऐसा मैंने लगभग 1 महीने तक किया था जब मैंने फॉर्म भरा। तो पूरा 30 डेज के लिए मेरा ये रूटीन था कि मैं डेली बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। फिर मेरा एक टाइम टेबल था कि मुझे फिश साइको, क्योंकि मुझे वहां के एमफिल ट्रेनीज से इंसाइट मिल गई थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एंड मेरा फोकस एडमिशन लेना तो था ही, साथ साथ जब एडमिशन ले लिया तब कैसे कोप अप करना है वो ज्यादा था, बिकॉज एडमिशन लेना तो एक प्रोसेस है, एक आप स्टेप बढ़ गए हो, बट वो जो 2 साल निकालने होते हो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल सफरिंग देयर, तो मेरा ये था कि मुझे पहले से ही प्रिपेयर होकर के जाना है, सो दैट मुझे पर जब मैं केस लेने जाऊं तो मैं हिचकिचाऊं नहीं, या मैं पेशेंट के सामने ब्लैंक नहीं हूं। तो कई बार होता क्या है कि जो पेशेंट्स हैं, जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो कई सालों से वहां पे एडमिट हैं, हमारे जैसे ट्रेनीज जा करके उनसे डेली 1-2 अलग अलग ट्रेनीज जा करके सेम वही घिसे पिटे सवाल पूछते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप वो क्वेश्चन पूछना भूल गए हो, वो आपसे बोलेगा आप ये भूल गए पूछना। तो जैसे आपने उनसे टाइम का ओरिएंटेशन पूछ लिया, लेकिन आप ये भूल गए कि एज अ पर्सन का जजमेंट पूछना भूल गए, तो वो आपसे बोलेंगे नहीं, आपको तो ये क्वेश्चन पूछना है। तो दिस हैपेंस। तो इसलिए आप इसी तरीके से आपको अपेयर होना चाहिए कि बिल्कुल आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के जाओ, नॉट फॉर द एमफिल एंट्रेंस, बट आपको एमफिल में अंदर क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो 1 महीने तक मैंने पूरा राइगरसली सब कुछ छोड़ के पढ़ा था, एंड देन आई गॉट एडमिटेड देयर, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लेस आई फिल्ड फॉर्म, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो नेशनल PG कॉलेज है वहाँ पे रिजल्ट जून में आ जाता है। तो जून में रिजल्ट आया था, तब तक जो बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके फॉर्म निकल चुके होते हैं। तो मैंने इभास में फॉर्म भरा था और एक यहाँ पे फॉर्म भरा था, 2 जगह का ही फॉर्म बचा था, बाकी सबका टाइम निकल चुका था। मतलब रिन पास वगैरह फेब में निकाल देते हैं, CIP एंड ऑल, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे लगा ये 2 जगह का फॉर्म भर के देखते हैं, अगर कहीं होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो इभास का एंट्रेंस वाज आफ्टर दिस PGI-BMS, एंड मैं जब PGI-BMS मैंने दिया एंट्रेंस, वहाँ क्लियर हो गया। तो मेरे पेरेंट्स ने बिना सोचे समझे बोला कि नहीं, नो मैटर इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट यू कैन गेट एडमिटेड, बिकॉज फिर आप इभास के चक्कर में रहोगे और फिर नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सीनियर्स को और उनको देखा था कि 2-2 साल गैप करके फिर से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो इससे कि अगर आपका प्राइवेट में हो गया है तो यू कैन गो फॉर इट। तो दैट वाज माय। बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैम ये जो आपके पूरे प्रोग्राम का है, इसका फीस स्ट्रक्चर किस तरीके का है PGI-BMS का?
Okay, so fees is quite in higher range there. जी अभी हॉस्टल एंड जो एकेडमिक फीस एंड एडमिशन फीस ओवरऑल 2 साल के मिला के आपका 3 to 4 लाख के बीच में जाएगा, जी इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस. सो हॉस्टल जी फीस मेरे टाइम पे वहाँ पे 5,000 थी, अभी शायद 6 या 7,000 ऐसे कुछ हो गई है. और ऐसे ये ही पर मंथ एकेडमिक का फीस है? थी, तो वहाँ पे आप जी 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 जी. जी सो अभी क्या है वहाँ पे, अच्छा एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे ये है कि आप 2, 3, 4 जितने भी इंस्टॉलमेंट में चाहे आप फीस सबमिट कर सकते हैं. तो बिल्कुल जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि तीन इंस्टॉलमेंट में पर ईयर फीस सबमिट करी, कुछ लोग होते थे कि उन्होंने एक साथ दे दी. तो दैट इज दी फ्लेक्सिबिलिटी देयर. आप अपने बजट के हिसाब से एंड अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप फीस अपनी अरेंज कर सकते हो. तो बिल्कुल ये चीज बहुत अच्छी थी वहाँ पे. जी मैम। और साथ ही साथ में मैम जो फीस स्ट्रक्चर का है वो आपका सेमेस्टर बेस्ड फीस जाती है या फिर आपका नो, पूरी फीस जैसे आप कह रही हैं आप पूरे हिस्सों में दे सकते हैं? ईयर अच्छा पूरी वाइज फीस ही फीस एक जाती साथ जाएगी? है. अच्छा ईयर वाइज। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीस है. इट्स अप टू यू कि आप कैसे देना चाहते हो. इट्स अप टू जी यू. मैम मतलब एडमिशन टाइम में सपोज आपको बोल दिया गया कि 1.5 लाख इस साल की फीस है, तो आप चाहो तो 1.5 लाख एक साथ दे दो, आप चाहो तो 1.5 लाख आप 3 पार्ट में 50-50-50 करके दे दो. इट्स अप टू यू. तो दैट इज दी जी मैम फ्लेक्सिबिलिटी. जी मैम। और मैम एक जैसे हमें साथ में ये भी अंदाजा है कि ज्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में थोड़ा एक प्रोसेस ये भी चलता है स्टाइपेंड का, जिसके अंदर बच्चों को जैसे काफी जगहों पे पर मंथ के हिसाब से 12,500, काफी जगहों पे 20 और 25,000 जी के करीब मिलता है। तो इस तरीके का जी. स्टाइपेंड का भी सिनेरियो है पीजीआईबीएमएस में? नहीं, there is no stipend for anybody because that is a pure private institute. हाँ हाँ जब हाँ बिल्कुल। मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया था तब तक मुझे यही लगता था कि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बिकॉज नाम उसका पीजीआई हाँ ऐसे करके हाँ था. तो सबको अभी तक लोगों को मिसकंसेप्शन है. तो हाँ बट दैट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड इट इज एफिलिएटेड विद पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी दैट इज इन रायपुर. तो जी इट मैम इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट. बिल्कुल मैम। और मैम साथ में थोड़ा सा आप हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में एक बार बताएंगे वहां पे कि किस तरीके का? काफी बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई दिल्ली से या किसी और स्टेट से व्यक्ति अगर वहां पे जाता है तो हॉस्टल एकमात्र सहारा होता है उनका उस स्पेस से कनेक्ट करने का। तो अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा सा कुछ इंसाइट्स दे पाए? यस. सो पहली बात तो मैं ये वहां की कहना चाहूंगी कि दैट द प्लेस इज टोटली रेजिडेंशियल. मतलब अगर आप रायपुर से भी बिलोंग करते हो तब भी जी आपको हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करनी है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. तो होता क्या है, हॉस्टल इज मतलब मैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ और बॉयज हॉस्टल जी इज मोर फ्लेक्सिबल देयर. वहां पे उनको एक तरीके से फ्लैट टाइप का दिया रहता है जहाँ पे दे विल गेट किचन ऑल्सो. तो एक ऐसा 1 BHK टाइप्स का बॉयज में दिया है क्योंकि लड़के कम जाते हैं, इसलिए शायद ऐसा होगा. जी तो और प्लस गर्ल्स की सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, तो उनको उतना मतलब नहीं लिबर्टी देते हैं जितना बॉयज को देते हैं. सो हॉस्टल जी इज कूल देयर इज मेस. हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल था उसके नीचे ही मेस है. सो आप बस सीढ़ियां उतर करके जाओगे एंड मेस इज कॉमन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. एंड they have ACs. वो जो जिसको बोलते हैं ना वहाँ पे कूलर, एसी कूलर टाइप्स होता है. तो एक बड़ा सा जी बिग कूलर ऊपर रख दिया जाता है और वो पूरा सेंट्रलाइज एसी के जैसे काम करता है. तो बहुत जी अच्छी फैसिलिटी है हॉस्टल की. एंड गर्ल्स हॉस्टल में दे हैव अ वेरी ह्यूज हॉल्स. जैसे बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, उसमें 3 या 4 लोग शेयरिंग बेसिस में रहते हैं. So individual rooms are not available there, but अच्छा sharing जी basis पे it is there. So बड़े halls हैं, you will get much space there. बिल्कुल मैम। So that is the thing. जी मैम। और मैम आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस पीजीआईबीएमएस के 2 साल के दौरान में किस तरीके का रहा? So basically जब आप वहाँ पहुँचते हो तो you will get so excited because place इतनी सुंदर है. और आप जाते भी ऐसे, जब आप एडमिशन लेते हो तो ये रेनी सीजन चल रहा होता है तो वो ग्रीनरी हाँ की ब्यूटी एंड ऑल.
so that is the secondary. But जब आप जाओगे you will get so much exposure of basically practical cases. आप वहाँ की, अगर आप लाइब्रेरी की बात करो, so बहुत वास्ट लाइब्रेरी है. You will get each and every book there related to clinical psychology and psychiatry. आप घंटों बैठ करके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, आप घंटों बैठ करके, आप लाइब्रेरी में बैठ करके, अगर आप फ्री हो, आपके पास केसेस नहीं है, आप आराम से बैठ करके कभी भी नोट्स प्रिपेयर करो, कुछ भी करो. एंड दूसरी चीज ये है कि केसेस तो इतने वैरायटी मिलते हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन. और सबसे अच्छी बात ये है कि रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं और अर्बन से भी आते हैं और सब अर्बन से भी आते हैं. सो अगर आप वहां पे एडमिशन लेते हो तो उस जगह की ब्यूटी ये है कि आप रूरल एरिया, आप वहाँ की छत्तीसगढ़ी सीख जाओगे धीरे धीरे बात करते करते. शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नहीं समझ में आता है. फिर आप धीरे धीरे जब वहाँ पे रहने बसने लगोगे, क्योंकि वहाँ के जो सर्वेंट्स हैं या जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं. तो धीरे धीरे उनसे इंटरेक्ट करके यू विल लर्न छत्तीसगढ़. तो एक तो आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी. दूसरी चीज ये है कि वही जैसे मैंने बोला कि थ्योरी पे ना फोकस करके दे यूज टू फोकस अपॉन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो पूरे ओवरऑल टेन्योर में n नंबर ऑफ केसेस मिलते हैं. थेरेपी के बहुत मतलब चांसेस हैं आपको सीखने के. फैकल्टीज आर वेरी मच इंटरएक्टिव एंड वेरी मच कोऑपरेटिव देयर. और सबसे अच्छी बात यह है कि फैकल्टीज भी हमारे साथ कैंपस में ही रहते हैं, मतलब इन दी कैंपस ऑफ हॉस्टल एंड ऑल. सो वो साथ में हमारे ट्रैवल करते हैं. तो कभी कभी कुछ नहीं समझ आता था तो इवन वी यूज्ड टू डिस्कस इट विद इन बस आल्सो. सो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि हम मेस में भी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाने का टाइमिंग सेम है मेस का. तो हम सब एक साथ पहुंचते थे, कुछ डिस्कस करना है कुछ है तो मेस टेबल पे भी हो जाता था. तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. बिल्कुल मैम. और मैम एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जो आप शुरू में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रही थी, तो एंट्रेंस, मान लीजिए आपका एग्जाम जो आपने बताया कि 100 सवाल है एमसीक्यू बेस्ड, और मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कुछ है? नो 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 नो. अच्छा, नो नेगेटिव मार्किंग. तो मैम इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है? मान लीजिए फर्स्ट ओरिएंटेशन डे तक किस तरीके का प्रोसेस है एंट्रेंस हो जाने के बाद? ओके, सो एंट्रेंस हो जाने के बाद आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के नेक्स्ट डे आपको डिक्लेयर करा जाता है कि आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है कि नहीं. सो आप इंस्टीट्यूट में वो लिस्ट लगा दी जाती है, तो वहां यू विल गो एंड चेक एंड देख लोगे आप. अगर आपका हो जाता है तो दे विल गिव यू सम टाइम, मतलब ऐसे जैसे 10 डेज का 20 डेज का ऐसे टाइम देते हैं कि ओके यू आर सिलेक्टेड एंड यू कैन नाउ सबमिट योर फीस टू लॉक दी सीट. बिल्कुल. तो वो आपने सीट लॉक कर दी, उसके बाद दे विल कॉल यू और वो कहेंगे कि फिर आपको दोबारा नहीं जाना है. आप आओ सारा सामान लेकर के, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड आपको 2 साल यहीं रहना है. वी यूज टू गेट 15 days CL इन बिटवीन आर 1 year. सो 15 दिन की CL मिली है, उसी में आपको बीमार होना है, उसी में आपको घर भी जाना है. तो दैट इज थिंग देयर. तो इस तरह की चीज वहां पे है कि यू कैन नॉट गो होम विदाउट एनी मेडिकल इमरजेंसीज. बिल्कुल बिल्कुल. पहले तो मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपने सारी की सारी चीजें बताई हैं, इतनी डिटेल में सारी की सारी चीजें बताई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका. नो नो, थैंक्स टू यू कि आपने ये सेशन इतने अच्छे से कंडक्ट किया. शुक्रिया मैम. और प्लस 1-2 लोगों का जिनका ये सवाल है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हटाया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत में ही ये चीजें डिस्कस करके एक अलग वीडियो उसके लिए बनाई है. आप चाहे तो वो देख सकते हैं. बाकी ये है कि मान लीजिए कल अगर वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम चेंज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसका नाम चेंज होगा, क्योंकि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ पे केवल एक रिसर्च डिग्री नहीं है जैसे बाकी एमफिल प्रोग्राम हो सकते हैं. हमारी एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग प्रोग्राम है. तो इस चीज के लिए ये नहीं हट सकता है. हाँ,
शायद एमफिल की बजाय ये कुछ और नाम इसका रख दे या किसी और तरीके से इसको इनकलकेट कर ले। लेकिन जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने के बावजूद गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी इंस्टीट्यूट्स अभी भी फॉर्म्स निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और ये जो सियासी मामले हैं ये आप सरकार पे और इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए कि वो किस तरीके से इस चीज को वर्कआउट करेंगे। आपके एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोग्राम पे कोई किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। आमिर जी, मे आई इंटरप्ट यू? हमने मेरे कलीग ने जो एमएटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने आरसीआई में एक आरटीआई डाला हुआ है एंड उनसे पूछा था कि व्हाट इज द प्रोसीजर, आपने अगर कोई मीटिंग हेल्ड करी है इस सिलसिले में या कुछ है, तो उनका रिप्लाई अभी यही आया है कि उन्होंने ऐसा कोई मीटिंग हेल्ड नहीं करी है एंड जो जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। एंड पहले भी अगर आपने सुना हो और काफी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अगर आप मिले हो तो उनकी डिग्री एमफिल डिग्री नहीं कहलाती है, उनकी डिग्री इज समथिंग एल्स। तो 2-3 बार इस डिग्री का नाम ऑलरेडी चेंज हो। बिल्कुल। तो प्रोसीजर एंड एवरीथिंग विल बी सेम, सिलेबस एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगा। मे बी अगर बहुत कुछ चेंज होना होगा तो नाम चेंज होगा, विच इज क्वेश्चनेबल। मुझे लगता नहीं है कि इस पे कुछ ऐसा होना चाहिए बिकॉज दैट इज मोर अप्लाइड बेस्ड एंड ट्रेनिंग बेस्ड, बेसिकली प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो बिल्कुल मैम, there is no chance to get changed in this. बिल्कुल मैम। मैम एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है जिससे एक सवाल मिस हो गया छोटा सा। मैं जानना चाहूंगा कि प्रोग्राम में नंबर ऑफ सीट्स और उन सीट्स का कैटेगरी बंटवारा किस तरीके का, थोड़ा अगर आप अंदाजा दे पाए। ओके, सो जब मैंने एमफिल किया था तब वहां पे 10 सीटें थी और आज के टाइम पे वहां पे 18 सीटें हैं फॉर एमफिल। जी मैम। एंड सेम वहां पे एमफिल इन वो भी होता है, सॉरी पीएसडब्ल्यू, साइकेट्रिक सोशल वर्क, सो वो भी होता है वहां पे। उनके लिए उनके पास भी 18 सीटें हैं, प्लस डीएनबी एक जो साइकेट्री का प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन साइकेट्री, तो वो भी होता है वहां पर। तो उनके पास अभी करंट में 18 सीटें हैं एंड एज फार एज आई नो टिल नाउ कोई रिजर्वेशंस वहां पर नहीं है। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी में अप्लाई नहीं होती है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये बहुत जरूरी था जानना क्योंकि अभी आप लोगों को इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी जो 18 सीटें हैं वो केवल आपकी है। आप अपने इंटरव्यू आपने जिस तरीके से क्रैक किया है, साथ ही साथ में आपका इंटरव्यू एंट्रेंस जिस तरह से क्रैक किया है और इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस रही है, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड प्लस जितना मैम ने अंदाजा दिया है, लगभग 3 से 4 लाख के बीच में 2 साल की फीस है और ये 2 साल की फीस इज पेएबल इनटू 1 ईयर और 2 ईयर, मतलब 1 ईयर 2 साल का आप इस तरीके से दे सकते हैं। प्लस काफी बार हमें लग सकता है पीजीआईबीएमएस का नाम सुन के कि शायद इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट फंडेड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन पीजीआईबीएमएस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिस वजह से फीस में भी आप थोड़ी बढ़त जो आपका बढ़त है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सो मैम लास्ट मेरी चीज बस ये है कि अगर आप थोड़ा सा जो बच्चे पीजीआईबीएमएस का एग्जाम क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं, प्लस इस बार उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, तो अगर आप थोड़ा उन्हें कुछ कहना चाहें या कुछ रिकमेंड सजेस्ट करना चाहें। ओके, सो एज यू नो अभी सीटें उनकी 18 हो गई हैं, सो थोड़ा सा कंपटीशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कम भी हुआ है बिकॉज सीट बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली लोग तो आ ही रहे हैं बिकॉज पहले वहां पे ऑल ओवर इंडिया उतना नहीं आते थे लोग जितना अब आने लगे हैं क्योंकि सीट्स बढ़ गई। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अब उसकी प्रिपरेशन और उनका लेवल ऑफ इंटरव्यू एंड द एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा बढ़ गया है। जितना भी मैंने अपने अभी जूनियर से इंटरेक्ट किया है कुछ सालों में, तो अब जिस तरीके का मैंने एंट्रेंस दिया था उनका लेवल अब काफी हद तक बढ़ गया है। सो दे हैव टू स्टडी थरली। बेसिकली उनको बेसिक्स अपने बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मास्टर्स में आप जो भी पढ़ के जा रहे हो फ्रॉम A to Z,
that should be within them. मतलब वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, इवन बेसिक्स से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा बिहेवियरिज्म के बारे में आप बताइए, या बिहेवियरल अप्रोच के बारे में आप बताइए कि उनके क्या 3 कैटेगरीज है, तो कैसे, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और कभी कभी क्लिनिकल के भी बहुत डीप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि साइकोपैथोलॉजी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये वाले टाइप का हेलुसिनेशन बताइए क्या होता है। तो you have to be well prepared before going for the entrance, and be confident, because they used to check your confidence level also कि ठीक है, sometimes क्या होता है कि आप बहुत अच्छे, आपके पास नॉलेज होती है थियोरेटिकली, बट जब आप इंटरव्यू में अपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा नर्वस एंड ऑल हो जाते हैं, तो वो चीज दे यूज टू फोकस ऑन दैट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल should be very much high when you are going for the entrance. So that's it, and all the best to all the aspirants. बिल्कुल मैम। और मैम आर्यमान जी का एक सवाल आया है कि इंटरव्यू के लिए कितने इंटरव्यूअर पैनल में होते हैं, और थोड़ा अगर आप इंटरव्यू के बारे में हल्का सा अंदाजा दे दें। जी, okay. So interview में there used to sit the director Dr. शुक्ला, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो बैठते हैं, एंड उनके 2-3 साइकेट्रिस्ट हैं साथ में जो वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, वो बैठेंगे। HOD जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हेड हैं वो बैठेंगे, 1-2 फैकल्टी साथ में बैठते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 4 से 5-6 लोगों का पैनल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन एवरी ईयर कि कौन पैनल में बैठ रहा है, एंड एक एक्सटर्नल मेंबर भी होता है। ये आरसीआई की भी पॉलिसी है। तो आरसीआई की ये पॉलिसी है कि 1 एक्सटर्नल मेंबर शुड बी देयर जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो एक एक्सटर्नल मेंबर मे बी वो हो सकता है कहीं बाहर से बुलाया गया हो, CIPR इन पास या कहीं से बुलाया हो, या हो सकता है कि रायपुर से ही बिलोंग करता हो। तो वो दैट इज अननोन टू एवरीबडी। जब मैंने भी दिया था तो ऑब्वियसली आप पहली बार किसी जगह पे जा रहे हो तो आप किसी को नहीं जानते। तो बाद में जब हम वहाँ पे पढ़ने लगे तब हमें पता चला कि अच्छा ये तो वो है, ये तो वो है। तो ऐसे 5-6 लोगों का पैनल रहता है, एंड एवरीबडी यूज्ड टू आस्क अराउंड 2-3 क्वेश्चंस। वो होता क्या है, कभी कभी आप फ्लो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके आंसर से ही क्वेश्चंस निकलते चले जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर वे ऑफ आंसरिंग आपका इंटरव्यू सक्सीड करता है। बिल्कुल मैम। प्लस मैम जो इंटरव्यूअर के फोकस है वो किस तरीके का है बेसिकली, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी हम लोगों की कैपेसिटी जांच चुका है क्लिनिकल साइकोलॉजी के या साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो ऐसे में इंटरव्यू का किस तरीके का पर्पस है थोड़ा सा? सो बेसिकली उनका इंटरव्यू का मैंने जैसे बोला, एक तो वो आपका फोकस चेक करना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं, प्लस वो ये भी चेक करना चाहते हैं हाउ मच इनथू यू आर टू बी इन दिस कोर्स, प्लस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। Suppose you are getting a person who is having phobia with honey bee. So अब honey bee phobia के साथ उस पेशेंट के साथ आप कैसे डील करोगे? So होता क्या है, आप ये छोटी छोटी चीजें कुछ मास्टर्स में भी पढ़े होते हो जो कि आपको और इलैबोरेटिव वे में एमफिल में पढ़ने को मिलती है। So but you have to focus upon applied base of psychology to prepare for the interview. So थोड़ा बहुत वो लोग टेस्टिंग से भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि TAT में कार्ड्स कितने होते हैं, TAT किसने दिया है, TAT का फुल फॉर्म क्या है, रोशाकिंग ब्लॉक टेस्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट और सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट में अंतर क्या होता है, या इंटेलिजेंस टेस्ट अगर है, देयर आर n नंबर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यू कैन नेम फ्यू। अगर आपने मान लीजिए बोल दिया कि मैंने रेवेंस का नाम सुना है या मैं रेवेंस को जानता हूँ, तो रेवेंस के कितने उन्होंने वर्जन्स दिए हैं, तो वही मैंने जैसे बोला आपके ही आंसर से ही वो क्वेश्चन फॉर्म होते चले जाते हैं। बिल्कुल जी। सो बेसिकली आप टेस्टिंग अपनी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एंड आप अप्लाइड बेस अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्लिनिकल एंड साइकेट्री का बेस मजबूत करके जाइए, एंड ऑल्सो समटाइम्स दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो।
जी सो जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंतर पूछ सकते हैं, या जी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि अच्छा पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है, आप जी टेस्ट बताइए, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं। तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन जो आप सिर्फ एमए में पढ़े हुए होते हो, बस आपको बिल्कुल। ब्रश अप करके जाना है, हाँ दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो मैम ऑफिशियली इस चीज को कंक्लूड करते हुए मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करता हूँ आपको कि आपने इतने अच्छे से इतने डिटेल में सारी की सारी चीजें आपने हमें बताई। काफी बार ऐसा होता है मैम कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम इस सीरीज का नाम इनसाइडर्स इनसाइट्स रखते हैं, एक तो ये कि साथ में हमें एक्सपर्ट से पूरा का पूरा चीज देखने को मिल जाता है। दूसरा ये कि मैं कभी पीजीआईबीएमएस गया नहीं, मैं रायपुर गया नहीं, और फिर भी मैं एक तरीके से विजुअलाइज कर सकता हूँ, पूरे प्रोग्राम विजुअलाइज, को भी यस। विजुअलाइज कर सकता हूँ, मैं जगह को महसूस कर सकता हूँ। अब मुझे अंदाजा है कि भाई हॉस्टल में किस जैसे जो डिटेलिंग आपने हॉस्टल की और चीजों की दी थी, उससे एक अलग तरीके का मतलब जब मैं जाऊंगा शायद वहां पे तो मुझे एक अलग तरीके की फील आएगी। तो इसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। थैंक यू सो मच अमित जी। और ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें किसी ने ओरिएंट नहीं किया था। हमने जो जी मैम। वो तो लक बाय चांस मुझे रेन पास जाने का मौका मिल गया तो मैंने सीख लिया, बट मेरे हाँ साथ के जितने बैच वाले थे दे वर टोटली नम। उनको आईसीडी डीएसएम का नाम तक नहीं पता था जब उन्होंने एंट्रेंस लिया और आए अंदर। तो लक जी बाय मैम। चांस किसी को उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दैट इज डिफरेंट। सो क्या होता है कि आप ये चीज जो सीरीज चला रहे हैं, दिस इज सो ब्यूटिफुल। एटलीस्ट जितने लोग, और आई गेस लोगों को जितने से ज्यादा शेयर करें वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने बिल्कुल मैम। एस्पिरेंट्स हैं। अभी एमए के कॉलेजेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स हाँ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो बिल्कुल मैम। ये उनकी इंसाइट के लिए बहुत अच्छा है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ये सीरीज चलाई है। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच मैम कि आप इतनी सारी बातें कह रही हैं। हमारी तो कोशिश यही थी कि काफी बार जैसा आप कह रही थी कि जैसे मैंने जब अपने एंट्रेंसेस दिए, मैंने चाहे वो अपना मास्टर्स का दिया हो या पीएचडी का दिया हो या जब नेट का एग्जाम का दिया था, एक बार को नेट को लेके तो फिर भी बहुत जानकारियां हैं, लेकिन जी और जी। एग्जाम्स को लेके जानकारियां नहीं थी, और खासकर साइकोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट के लिए। तो बस हमारी एक कोशिश है कि जो दिक्कतें आपको और हमको देखने को मिली है वो हमारे आने वाले डिसिप्लिन के भविष्य को देखने को ना मिले। तो तो बिल्कुल दिस मैम। वेरी मच इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव।